नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा है ऐसा शब्द जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं। पवन सुत हनुमान को जो हम लोग जानते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान को जो हम लोग सदियों से जानते आते हैं, और मारुति भी हनुमान को कहा जाता है। अब बचा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो है विनायक, यानी ये नहीं है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऑप्शन से देखिए हम लोग को पकड़ना है, ऑप्शन से ही पकड़ते हैं ज़्यादा करके प्रश्नों को। अगर कम समय पकड़ना है तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? कल भी हमने इसका प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था। देखिए पाप का उल्टा क्या होता है बताइएगा, विलोम क्या होता है, पुण्य होता है। ठीक है, और बीच में ये चिन्ह लगा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसको आप कहेंगे द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। तो इस तरह का समास हर बार एक एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, तो आप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। द्वंद्व समास तो आपको पहचानने बता ही दिए हमने। अब देखिएगा वनवास में कौन सा समास है? वनवास ना तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो वनवास में, वनवास का मतलब है वन को वास, यानी वन के लिए जो वास गया, वन में जो वास गया उसको कहते हैं वनवास। और जिसमें देखिएगा यहाँ पर जब आप समास का विग्रह करते हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसमें आता है कर्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है? कर्ता। कर्ता को भी हमने पूरी अच्छी तरह से आपको पीडीएफ दे दिया है। तो अब तक जो भी शिक्षक बंधु हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, और जिनको पहली बार यह वीडियो मिले, आप बेहिचक हमारे साथ कॉल करके, जो आपको पहले नंबर दिया गया है, तुरंत जुड़ जाइएगा। इस यहाँ से आपका जो है 101% सफलता हाथ लग रहा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और सारे जैक मॉडल और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ के रूप में। तो जुड़ करके जरूर हमारे साथ यहाँ पर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है दशानन किस प्रकार का शब्द है? देखिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यगरूढ़ शब्द, इसका वीडियो भी और इसका नोट्स भी हमने आप सभी को दे दिया है। तो अब आप उतने दिन से, जुलाई से क्लासेस चल रही है, आप लोगों ने सभी को याद कर लिया होगा। अब आपका वक्त है सही समय पर हथौड़ा मारने का लोहे पर। तो अब हथौड़ा मार दीजिए और जितना भी चीज़ें हैं सबका प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, जो हमारे नए शिक्षक बंधु हैं, ले लीजिएगा। हिंदी का यहाँ पर जो है
नोट्स अब हिंदी की तैयारी पूरी हो गई है। अब आपका यहाँ पर ज़्यादा करके प्रैक्टिस सेट ही चलेगा, क्योंकि हिंदी का जितना मैंने सिलेबस था व्याकरण के अंतर्गत दे दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ पैसेज है, तो पैसेज आपको मिलते रहेंगे, आप उसको बनाते रहेंगे, ठीक है। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए दस हो आनंद जिसका, दस हो आनंद जिसका, और ये विशेष अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ। तो वैसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलेगा दशानन यानी रावण, तो उसको हम लोग कहेंगे योगरूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला है गौशाला में कौन सा समास है ना, गौशाला के में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो देखिए गौशाला क्या होता है, तो गौ, गौ के लिए शाला, मतलब गौ के लिए रहने का स्थान, ठीक है, गौशाला यही होता है ना। तो के लिए क्या चीज है, तो ये कर्ता का चिन्ह है, ये यहाँ पर क्या है? कारक का चिन्ह है। क्या है? कारक का चिन्ह। कारक का नोट्स यहाँ से जो भी परचेज करेंगे ना अगर कारक से कोई प्रश्न पूछ देगा तो आपको हम बता देते हैं, 100% बता दिएगा, सिर्फ नोट्स परचेज कर लीजिएगा, तो समझ गए। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला गौ के लिए शाला है, जिसमें आपको यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें कर्ता चिन्ह आता है, जिसमें कारक का चिन्ह आता है, कर्ता कर्म कोई भी आता है तो वो तत्पुरुष समास में जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, त्रिफला मतलब हिंदी होता है, त्रि मतलब होता है तीन, और फला मतलब फलों का समाहार या मिक्सर, ठीक है। ये तीन क्या चीज है? संख्यावाचक है। तीन क्या चीज है? संख्यावाचक है, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जो स्पेशल संख्यावाचक हो और कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसको आप डालेंगे द्विगु में दम। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जो संख्यावाचक हो और विशेष अर्थ नहीं निकले तो वो जाता है द्विगु में। इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा। अगला है, आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, ठीक है। तो आलोक का मतलब होता है, देखिए अगर एक सेंस में देखेंगे तो प्रकाश होता है, और प्रकाश का उल्टा क्या होता है आपको बताना है। विलोम मतलब उल्टा शब्द हो गया, और प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द है चंचल, संचल, जंगम या चेतन, ठीक है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो स्थावर का देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जंगम ना, क्या बोला जाता है? जंगम। अब देखेंगे आप सभी, तो सारे प्रश्नों को यहाँ पर करते चलिएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, संक्षेप या सूचना, ठीक है। तो विस्तार का यहाँ पर क्या होता है, जिससे आपको कहता है कि इसका विस्तार कीजिए, तो ना क्या कहता है आपको कोई भी कि इस पद का विस्तार कीजिए, मतलब बड़ा कीजिए। तो उसी को कोई कहता है कि इसका संक्षेप में लिखना है। क्या क्या लिखना है? संक्षेप में लिखना है। तो विस्तार का उल्टा जो होता है वो संक्षेप होता है। कोई विस्तार में लिखेगा, कोई संक्षेप में लिखेगा, तो बोला जाता है कि आपको विस्तार में लिखना है या संक्षेप में, ठीक है। मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का अलिखित, पठित, लिखित या कथित। मौखिक मतलब मौखिक रूप से बोलना, ठीक है, मुख से बोलना, और उसका कोई लिखित नहीं होता है। तो मौखिक बिना लिखित हो गया, बिना लिखित हो गया मतलब मौखिक, तो उसका उल्टा क्या होगा? लिखित होगा, यानी लिखित होगा वो, यहाँ पर हो गया आपका मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। तो अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है विलोम शब्द ना। सारे विलोम शब्द को हमने दे दिया है जो अब तक एग्जाम में आए। सभी ये जो विलोम शब्द आप देख रहे हैं ना, सब आपका एग्जाम में आया हुआ है। समूह का विलोम शब्द है उन्मुख, अधिमुख, विमुख या प्रमुख। तो समूह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो समूह का हो जाएगा यहाँ पर आपका देखा जाएगा तो विमुख हो जाएगा, मतलब जो सामने है और फिर उसे दूर चला गया, तो समूह का हो जाता है विमुख। ऋणात्मक का विलोम शब्द है खराब, अनात्मक, धनात्मक या मानात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋणात्मक ऊर्जा होता है, बोलते हैं कि आप में ऋणात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना, तो उसी को कहते अरे तो पॉजिटिव आदमी है, मतलब धनात्मक आदमी है, पॉजिटिविटी इनमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई भी काम को हम में रखते हैं। तो ये ऋणात्मक का उल्टा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण, पश्चिम, वाम, पूरब, ठीक है। तो दक्षिण का तो दक्षिण विलोम शब्द नहीं होगा, पश्चिम भी नहीं होगा, पूरब भी नहीं होगा, तो क्या होगा? वाम होगा, वाम ना, यानी दक्षिण का उत्तर होता है। क्या होता है? उल्टा या विपरीत उत्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आशा का विलोम शब्द है नाउमीद, दुराशा,
निराशा या हताशा। देखिए हम आप पर क्या है, आस लगाए हुए, आशा है। तो लोग कहता है कि अरे यार आस मत लगाओ ना, तो निराशा एक दिन हो जाएगा तुमको, यानी आशा का उल्टा क्या होगा, निराशा। वो आदमी बोला कि अरे भाई आस मत लगाओ, नहीं तो एक दिन निराश होना पड़ेगा। तो आस का निराश हुआ तो आशा का निराशा होगा, तो आशा का क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सारे को कवर अप करेंगे। चोरी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चोरी अगर आप देखिएगा तो चोरी जो आप करते हैं तो वो अपने आप के अनुसार जो होता है, आपने कितना चोरी किया, कैसे चोरी किया, तो इसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके साथ किस किस की तरह की घटना हुई, किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो अनुभव वाली चीज़ें जो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। अगला है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए ये प्रश्न आपको जो है ना 1001 बार आया हुआ है, बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए सिर्फ अनुभव की चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें अवस्था के बारे में बताया गया हो, जितनी भी अवस्थाएं हों, अगर अवस्था के बारे में किसी में बताया गया है तो अवस्था को भी यहाँ पर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चाहे कोई भी अवस्था हो उसको भी भाववाचक में आप लोग रखेंगे। सभी को बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के, कभी कभी आप बाजार या कहीं जाते होंगे तो सिर्फ देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का लड़की को देख के। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है वो दिखा नहीं सकती है, क्या उसके प्रति सोच चल रहा है वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, जवानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी आपने बताया था, ये भी 5001 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब टेट में, सब आकलन परीक्षा सब में आया हुआ। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, तो अवस्था वाली चीज़ें जो जुड़ी रहती है वो किस में जाती है, आपको भी हम बताया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुण, अवस्था या गुण, गुण भी जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है ना, तो गुण वाली, अगर नाउन के अंतर्गत गुण किसी को दिया हुआ है तो ये गुण वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए पुस्तक किस प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध रहा है ना, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पुस्तक का नाम दे देता है, रामायण, महाभारत, तो ये सभी व्यक्तिवाचक में चला जाता है। तो पुस्तक यदि कहता है पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसी तरह से देखिए संज्ञा को भी हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो फ्रेंडशिप जो है वो भी दिल से अनुभव करने वाली चीज़ है ना, कि आप दिल में अनुभव करते हैं कि हम मित्र मेरा कितना अच्छा है, खराब है, बुरा है, किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल, वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अगला है, अगला है, बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो देखिए बिल्ली क्या है, एक पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है, पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है ना, तो बिल्ली जाति का बोध हो रहा है इसलिए तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्ली का नाम दे देता है यहाँ पर ना, कोई बिल्ली का नाम लेकर के पुकारता है तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निर जोड़ आशा, निर जोड़ आशा, नीरा जोड़ आशा, नी जोड़ आशा। देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद जो होगा नी जोड़ आशा होगा। ठीक है, निराशा होता है, और ये जो है आपका विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है जिसमें विसर्ग लगा हो, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इस तरह से आप